हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी सीजीएल, जिन बच्चों का भी सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम है या जिनका सीएचएसएल टीयर 2 का एग्ज़ाम है, वो दोनों ही बच्चे, दोनों ही कैटेगरीज़ में जो लोग अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल टीयर 2 हो या सीएचएसएल टीयर 2 हो, अपनी मेहनत अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्या है ना, अभी कुछ टाइम से कुछ इम्प्रूवमेंट आई है एग्ज़ाम पैटर्न पे, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। कंप्यूटर ऐड हुआ है। कंप्यूटर के क्या क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चंस लेके आज हम आए हैं। ये क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें पीवाईएसपीज होंगे, ठीक है, क्योंकि पीवाईएसपी बहुत हेल्प करता है, एक पैटर्न पता चल जाता है कि ऐसा ही पूछेगा। तो पहले हम वही डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम कुछ न्यू क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे, ठीक है। सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सेशन पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि विंडोज़ 10 में इट हैज़ मेंशन्ड कि विंडोज़ 10 की बात कर रहा है। तो बहुत बारी क्या होता है ना कि हम देखते ही नहीं, विंडोज़ 10 की बात कर रहा है या 11 की बात कर रहा है या 8 की बात कर रहा है, और कई बारी गलती भी हो जाती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, राइट। तो विंडोज़ 10 में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले या हाइड करने के लिए डेस्कटॉप को? तो देखो, इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक काइंड ऑफ यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो डिस्प्ले करना है या हाइड करना है, ठीक है। तो डिस्प्ले का डी ले सकते हो, हाइड का एच मत लेना, डिस्प्ले का डी ही लेना। कि अगर कोई भी डेस्कटॉप पे कोई भी बेसिकली डेस्कटॉप को हाइड करना है या उसको डिस्प्ले करना है, तो हम जो विंडोज़ लोगो की है और डी को प्रेस करते हैं, तो क्या हो जाता है, डेस्कटॉप हाइड भी हो जाता है और क्या हो जाता है, डिस्प्ले भी हो जाता है। अच्छा, कीबोर्ड तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो दिस इज़ कीबोर्ड। ये हमारी विंडो लोगो की है, ठीक है। चाहे आपके पास कंप्यूटर हो या आपके पास लैपटॉप हो, हर में चाहे कंप्यूटर में आपके पास कीबोर्ड हो या लैपटॉप में आपका कीपैड हो, हर उसमें ऐसी विंडोज़ लोगों की होती है, ठीक है। तो इसको प्रेस करोगे और इसके साथ जब डी प्रेस करोगे, यानी कि एक हाथ से ये और एक हाथ से ये ऐसे, तो विंडोज़ और डी प्रेस करोगे तो हाइड भी हो जाएगा और डिस्प्ले भी हो जाएगा। एक क्लिक में हाइड और दूसरे क्लिक में डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। बाकी ऑप्शंस भी थे, बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। देखो, डी से तो हमने बोला डिस्प्ले और हाइड होगा ही होगा, ठीक है। अब एच से क्या होगा? देखो, एच से क्या होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का स्पीच सर्विस शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है। इस तरीके से आपके जो भी आपका डेस्कटॉप है उसमें ऊपर लाइक टॉप पे ऐसा एक लिसनिंग करके लाइक डायलॉग बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा, खुल जाएगा। तो दिस इज टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट स्पीच सर्विसेज, राइट। थर्ड बात करें विंडो लोगो की, और जब हम सी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक चैट ओपन हो जाएगी, चैट बूट ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरफ से। वो कैसा होता है, वो देखो, वो कुछ इस तरीके से होता है, ये ओपन कर देता है चैट बूट, इस तरीके से ओपन कर देता है, राइट। आप फिर उसके बाद प्रेस वेस करोगे, यहाँ पे लाइक परमिशंस दोगे तो इनिशिएट हो जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली जो अपडेट हुआ है वो 11 में हुआ है। अगर हम विंडो लोगो की के साथ जी प्रेस करेंगे तो ये एक एक्सबॉक्स गेम बार ओपन कर देगा, ठीक है। एक्सबॉक्स गेम बार, इस तरीके से ये एक गेम बार, और यहाँ पे यू कैन प्ले अ गेम, राइट। तो वो गेम बार काइंड ऑफ ओपन कर देता है। कब? जब हम लोगो की के साथ, विंडोज़ लोगो की के साथ जी को प्रेस करते हैं। आई होप सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, चाहे वो डी हो, एच हो, सी हो या जी हो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, आगे चल सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है, इन चार में से कौन सा नहीं है? डोंट थिंक इट इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन आए हुए हैं, आ सकते हैं, वही सारे क्वेश्चन लिए हैं। कोई मतलब ऐसा
हो सकता है कि सेम ऐसी चीज़ पूछी जाए, सेम डिटो क्वेश्चन पूछ ले, या फिर ऑप्शंस में थोड़ा बहुत चेंज कर दे और सेम क्वेश्चन सेम हो, ऑप्शन सेम ना हो, क्वेश्चन सेम हो। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, राइट। अब ये क्वेश्चन क्या था कि पूछा था इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। ईमेल एड्रेस लिखा कैसे जाता है? आप सभी का, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ईमेल एड्रेस होगा, क्योंकि पहले आपने गूगल प्ले पे या फिर जिनके पास दूसरा फ़ोन है लाइक एप्पल है, तो जिन भी लोगों ने पहले लॉगिन किया होगा, ठीक है, लॉगिन करने के बाद यूट्यूब भी लॉगिन किया होगा और एक मेल आईडी से ही लॉगिन किया होगा। तो मेल आईडी क्या है? जैसे मेरा नाम यतिका है, तो मेल आईडी आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं बनाऊंगी तो यतिका, लेट से मैंने कोई भी रैंडम नंबर्स 1 2 3 लिख दिए और उसके बाद व्हाट विल आई राइट, @ है ना, @ और जीमेल या याहू या जो भी डोमेन है हम उसका नाम लिख देते हैं और फिर .com .co जो भी लगाना है वो वी कैन अप्लाई, ठीक है। डोमेन के हिसाब से हम कहाँ क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो होता है वो हमारा नाम होता है, राइट। यूज़र नेम होता है, सी जो है वो बिल्कुल ठीक है, सी जो है वो बिल्कुल ठीक है, राइट, क्योंकि यूज़र नेम जो होता है वो सबसे आगे हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द यूज़र नेम यतिका 1 2 3 जो मैंने यूज़ किया। उसके बाद @ सिंबल भी हम क्रिएट करते टाइम एक अपनी मेल आईडी यूज़ करते हैं। उसके बाद है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स नेम। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स नेम में आ गया या तो gmail.com, yahoo.com, आउटलुक था पहले outlook.com, या फिर हम practicemok में practicemok.com, ठीक है। ऐसे ऐसे जिसका जो डोमेन है वो अपना वो डोमेन यूज़ करके ईमेल आईडी बनाता है। जर्नली जो सब लोग बनाते हैं वो जीमेल के थ्रू ही बनाते हैं, तो gmail.com यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बट क्या फ़ोटो यूज़ होती है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ़ोटो होगा, यानी कि जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, फ़ोटो यूज़ नहीं होता, ठीक है। ईमेल एड्रेस आर मेड अप ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स, यूज़र नेम, @ और डोमेन नेम। फ़ोटो यूज़ नहीं होता, ठीक। होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एंटर अ न्यू लाइन इन द सेम सेल इन अ वर्कशीट इन MS Excel। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी वर्ड से, कभी एक्सेल से, कभी प्रेजेंटेशन PPT से, दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। तो अभी जो क्वेश्चन है वो है MS Excel से, कि जो MS Excel 2010 वाला है उसमें वो पूछ रहा है कि कौन सी शॉर्टकट की हम यूज़ कर सकते हैं, क्या करने के लिए, ताकि हम एक एंटर कर सकें एक न्यू लाइन, सेम सेल में एक न्यू लाइन एंटर कर सकें। तो वो शॉर्टकट की होती है Alt+Enter। कौन सी होती है? Alt+Enter। आपने कीबोर्ड अभी मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ये कीबोर्ड है। Alt की ये वाली होती है, जर्नली जो होती है वो विंडो लोगों की के साथ ही होती है। अच्छा, Alt की एक और होती है, यहाँ पे भी होती है, 2 कीज़ होती है। उसी तरह जो शिफ्ट कीज़ होती हैं वो भी 2 होती हैं, कि हाँ एक यहाँ, ठीक है। कैप से एक होता है, कंट्रोल भी जो CTRL लिखा होता है, ठीक है, कंट्रोल की, वो भी 2 होती हैं, ठीक। तो आप Alt की प्रेस करोगे, Alt की के साथ क्या प्रेस करोगे आप? Alt की के साथ जब आप एंटर प्रेस करोगे ना, तो एक क्या एंटर हो जाएगी, एक न्यू लाइन एंटर हो जाएगी सेम सेल में ही, राइट। तो क्या आंसर होगा इसका? 4 आंसर होगा, Alt+Enter। Alt+Enter तो न्यू लाइन के लिए होता है, कि न्यू लाइन सेम सेल में आपको न्यू लाइन एंटर करनी है तो आप Alt+Enter कर लोगे। बट अगर आपको फिल करना है सेलेक्टेड सेल रेंज, एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड सेल रेंज है, करंट एंटिटी के साथ आपको उसको फिल करना है, तो क्या यूज़ करोगे? तो Ctrl+Enter का यूज़ करोगे, जो ऑप्शन में था, ठीक है। Ctrl+Enter भी नहीं है, बाकी मैंने बता दिया आप। अरे है, 1 मिनट, सॉरी माय बैड, दैट इज़ Ctrl+Enter है, सेकेंड ऑप्शन है। तो Ctrl+Enter आप जब प्रेस करोगे तो इट विल फिल द सेलेक्टेड रेंज विद दैट करंट एंटिटी। जो करंट एंटिटी है उसके साथ उसको फिल कर देगा, सेलेक्टेड जो रेंज है, आपने जो रेंज सेलेक्ट किया उसमें करंट एंटिटी को फिल कर देगा। गॉट इट? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा
तो अगेन आई एम सेइंग आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, नेट बैंकिंग को किस और रूप में भी जाना जाता है? देखो बैंकिंग है, अगर आई होप काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है। बैंकिंग है तो नेट मतलब इंटरनेट, तो इंटरनेट आई से होता है, ठीक है, आई नो कि इंटरनेट आई से होता है, बट जब भी इंटरनेट रिलेटेड चीज़ होती है तो हम ई लगा देते हैं, तो ई बैंकिंग जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज जो ई बैंकिंग है वो ई बैंक, नेट बैंकिंग को ही हम ई बैंकिंग के रूप में जानते हैं। नेट बैंकिंग ऑल्सो नोन एज ई बैंकिंग, इट इज़ अ सिस्टम, ठीक है, एक आप यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग नेट बैंकिंग ई बैंकिंग का यूज़ करते हैं। आप पर्टिकुलर बैंक के पोर्टल पे उनके सर्वर, उनके वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड आपको दिया जाता है, आप जनरेट भी कर लेते हैं, ठीक है, आप लॉगिन करते हैं, आपको जो ट्रांजेक्शन करनी होती है आप वो करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इट इज़ रिटन एज कि एक सिस्टम है जो अनेबल करता है कस्टमर्स को, किसके? बैंक के कस्टमर को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं उनके उन लोगों को, ताकि वो कंडक्ट कर सकें एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेबसाइट और यू कैन से ऐप के थ्रू भी आजकल लोग कर लेते हैं। तो वेबसाइट और ऐप के थ्रू जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो नेट बैंकिंग या ई बैंकिंग दोनों आप कह सकते हैं उसके रूप में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, वो समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। वो बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या नहीं है। देखो या तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी, या दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी, या दोनों में से एक कोई ट्रू होगी एक फॉल्स होगी। अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली कौन सी सही है कौन सी नहीं है। अगर हम पहली स्टेटमेंट पढ़ें कि टेम्पलेट कैन बी सेलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है, टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट तो ट्रू है, यानी कि इन दोनों में से कुछ आंसर हो सकता है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब सेकंड देखते हैं, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर गोइंग टू द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज शिफ्ट प्लस एंड। वो कह रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, लेट्स से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट और फाइल न्यू ये सब सारी चीज़ें होती हैं, रेफरेंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से आप लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे एक पूरा बार होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप अगर आपको सब्सक्रिप्ट या फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंटरफेस होता है, मान लो कोई डॉक्यूमेंट है बहुत सारा, मान लो 400 पेज का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे पेज नंबर भी आ जाता है, इफ़ यू हैव सीन, तो यहाँ पेज नंबर आ जाता है, दैट इज़ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जूम का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो मान लो कोई कई बार मिडल में भी आता है, कई बार राइट में भी आता है, वो वर्जन्स पे डिपेंड करता है पेज नंबर का, ठीक। तो मान लो कोई डॉक्यूमेंट है 400 पेज का, आपको क्या जाना है, आपको जाना है उसके एंड पे, एंड पेज पे जाना है, लास्ट पेज पे जाना है। तो वो कह रहा है कि विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 2010 वाला, क्या उसमें हम शिफ्ट प्लस एंड की को प्रेस करके लास्ट में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट के लास्ट में जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते। या तो आप कंट्रोल एंड दबा दो, ठीक है, शिफ्ट की जगह या तो आप CTRL कंट्रोल प्लस एंड दबा दो, या फिर आप एंड भी प्रेस करोगे तब भी आप एंड पे लास्ट पे पहुंच जाओगे उस डॉक्यूमेंट के। तो सेकंड जो होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बिल्कुल ट्रू है। आप एक टेम्पलेट जो होता है, एक प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की फॉर्म, एक काइंड ऑफ अ पेज होता है, टेम्पलेट डॉक्यूमेंट होता है विद फॉर्मेटिंग स्टाइल एंड ऑफन द प्लेस होल्डर कंटेंट्स, राइट। जहाँ तक कि मैंने बात की थी, या तो आप सिंपली एंड प्रेस कर दो, एंड की प्रेस कर दो, या फिर आप कंट्रोल प्लस एंड कर दो, कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस कर दो, तब भी आप लास्ट में पहुँच जाओगे। अच्छा, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो हम कीबोर्ड दोबारा देख सकते हैं
देखो एंड की का है वो देखते हैं यहाँ पे ये रही, ठीक है। हर उसमें थोड़ा बहुत अलग होता है। ये कीबोर्ड है, अगर किसी के पास लैपटॉप है तो उसमें वर्जन के हिसाब से कौन सी कंपनी का लैपटॉप है, लेटेस्ट है, पुराना है, i3 i5 है, सब पे डिफर करती हैं चीज़ें कीपैड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो एंड की होती है, जो कीबोर्ड होता है, यूजुअल कीबोर्ड होता है, उसमें एंड की यहाँ पे होती है और कंट्रोल आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हो और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे भी होता है, कंट्रोल आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे अब प्रेस कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया और कीज कहाँ होती हैं वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं, नो इश्यूज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकर्स ऑल्सो नोन एज क्रैकर्स, इनमें से कौन से हैकर को क्रैकर्स भी कहा जाता है, जो लोग हैक करते हैं टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम एंड हार्म इट्स ऑपरेशन और सील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से हैकर्स को क्रैकर्स के रूप में जाना जाता है, पहली बात। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अनऑथराइज एक्सेस, मतलब एक होता है ऑथराइज, कि मान लो मेरा सिस्टम है, मेरे पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, कोई सेकंड पर्सन है और मैं उसको कह रही हूँ कि मेरा लैपटॉप देखो और इसको ठीक कर दो। लाइक मान लो उसमें वो स्लो है, ढंग से काम नहीं कर रहा, हैंग हो जाता है, तो मैं उसको एक्सेस दे रही हूँ, मैं उसको अथॉरिटी दे रही हूँ कि यू कैन एक्सेस माई लैपटॉप। और एक होता है अनऑथराइज, जो हैकिंग में यूज़ होता है, ठीक है। हैकिंग क्या होती है, जब आप अनऑथराइज्ड वे में, जो इथिकल हैकिंग नहीं होती, ठीक है। इथिकल हैकिंग भी एक वर्ड है जो डिफरेंट है, ठीक है। बाकी अनएथिकल जो हैकिंग होती है, हैकिंग में आपका सिस्टम अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर लिया जाता है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस वो आपके सिस्टम में, जो हैकर है वो आपके सिस्टम में घुस के जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टील कर सकता है, डिलीट कर सकता है, राइट। तो अभी क्वेश्चन यही है कि कौन सा ऐसा हैकर होता है, कौन से टाइप का हैकर है इनमें से जो अनऑथराइज्ड एक्सेस एक तो ले लेता है सिस्टम का और हार्म करता है उसके ऑपरेशंस को, और जो भी सेंसिटिव डेटा होता है उसमें उसको चुरा लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो कौन है, वो है ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। ब्लैक हैकर जो होते हैं वो अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस ले लेते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस, वट एवर दे वांट टू डू, ठीक है। टाइप ऑफ हैकर्स की एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि ब्लैक हैट हैकर्स कौन से होते हैं, वाइट हैट हैकर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर टाइप की बात करूं तो 6 टाइप के हैकर होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के हैकर होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, वाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड। वाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, कितनी तरह के, 6 तरह के। सबके बारे में जानते हैं। ब्लैक के बारे में हमने जाना है कि ये लोग क्या करते हैं, ये बैड हैकर्स होते हैं, बेसिकली दे यूज wait a minute, they attack basically to gain access, और या तो वो इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं या आपके सिस्टम में चुरा लेंगे, देख लेंगे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ब्लैक हैट हैकर्स, they are the person who use cyber attacks to gain memory or to achieve another agenda, basically to steal, right. These hackers penetrate system without the permission, unauthorized way में they can access, जो हमारा आंसर था। अब बात आती है वाइट हैकर्स की। मैंने अभी एथिकल हैकिंग की बात की थी, तो ये कौन होते हैं, ये एथिकल हैकर्स होते हैं। वाइट हैट हैकर्स कौन होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं। दे प्रोटेक्ट योर सिस्टम, किससे, ब्लैक हैट हैकर से ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एथिकल हैकिंग जो टर्म है या एथिकल हैकिंग जो परफॉर्म होती है वो बेसिकली जो अनऑथराइज्ड वे में लोग जैसे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, इन सब से लोगों को बचाने के लिए की जाती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, कुछ अनएथिकल नहीं होता, इट इज़ डन एथिकली, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एथिकल हैकिंग, राइट। इसीलिए उसको एथिकल हैकिंग। पेनिट्रेट करते हैं ये लोग भी सिस्टम को विद ओनर्स परमिशन, अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है। मान लो किसी के सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो वायरस कंटेन करता है, किसी ने किसी का सॉफ्टवेयर हैक कर लिया, तो एक हैकर आएगा, एथिकल होगा। एथिकल हैकिंग मतलब बेसिकली कोई बैड पर्सन तो होगा नहीं,
ठीक है, अनएथिकल वे में तो करेगा नहीं जब आपकी परमिशन से कर रहा है, ठीक है। तो जब परमिशन से हो रहा है, व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, ठीक है। दे परफॉर्म एनी ऑपरेशन विद योर परमिशन, आपकी परमिशन के साथ, आपके अथॉरिटी के साथ ही वो आगे काम करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली दे फिक्स द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, राइट। ग्रे हैट हैकर्स की बात करें, दे आर द वन हु क्रॉस द लाइन बिटवीन बीइंग गुड एंड बैड, बैड और गुड के बीच में एक जो बोलते हैं ना अच्छा और बुरा, उसके बीच में ही दे आर द पीपल जो उसके बीच में ही होते हैं, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे। ये पेनिट्रेट करते हैं सिस्टम को विदाउट द परमिशन, बिना परमिशन के। जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं ना, ये परमिशन नहीं मांगते, अनऑथराइज्ड वे में ही ले लेते हैं एक्सेस, ठीक है। आपको बिना बताए एक्सेस ले लेंगे पर आपके सिस्टम को हार्म नहीं करेंगे। ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो आपके सिस्टम को हार्म करते हैं, परमिशन नहीं मांगते, अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस लेते हैं। दोनों ही परमिशन अनऑथराइज्ड वे में लेते हैं, ग्रे हैट हैकर्स भी और ब्लैक हैट हैकर्स भी। बट ग्रे हैक क्या होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स डजंट हार्म योर सिस्टम, आपके सिस्टम को हार्म नहीं करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन स्टील नहीं करेंगे। दे जस्ट ड्यू अटेंशन टू द वल्नरेबिलिटीज। देखो क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज में, गूगल है या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, किसी का भी नाम ले लो आप, ये लोग पर्टिकुलर कोई सिस्टम बनाते हैं, अब उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं, वो सिस्टम में पेनिट्रेट करते हैं, वो सिस्टम में घुसते हैं, लूप होल्स निकालते हैं, कंपनी को बताते हैं, कंपनी उनको उस लूप होल बताने के लिए पे करती है। और वो क्यों करती है, ताकि कोई गलत इंसान, जैसे ब्लैक हैट हैकर्स जैसे लोग हैं, वो डेटा, उस लूप होल का फ़ायदा उठा के वो डेटा स्टील ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो कंपनी क्या करती है, कई बार कंपनी खुद से भी अनाउंस करती है दैट जो बताएगा कि हमारे सिस्टम में क्या लूप होल है, वी विल प्रोवाइड देम सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी, हम इतना पैसा देंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हैपन्स कि ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं वो अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस तो करते हैं बट हार्म नहीं करते। जहाँ बात है रेड हैट हैकर्स की, तो दे यूज साइबर अटैक टू अटैक ब्लैक हैट हैकर्स, मतलब बुरे को, जो एक बुरा इंसान जो दूसरे बुरे इंसान को मार रहा है। क्यों बोला मैंने ऐसे, उनकी इंटेंशन नोबल होती है, ठीक है, बट कर वो भी गलती काम रहे, अनऑथराइज्ड वे में दे एक्सेस, राइट। दीज हैकर ऑफन टेक अनएथिकल और अनलीगल रूट्स, ठीक है, ताकि वो जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं उन लोगों को क्रैक डाउन कर सकें, राइट। ब्लू के बारे में बात कर ले, जो ब्लू हैट हैकर्स हैं, दे आर द वन हु सीक टू टेक पर्सनल रिवेंज। बहुत बार होता है दुश्मनी हो गई दो कंपनीज, दो लोगों के बीच में, ठीक है, हैकर है कोई एक बंदा या दोनों ही, तो जब पर्सनल रिवेंज की बारी आती है, या फिर आउटसाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो कंपनीज हायर करती हैं ताकि वो सिस्टम को वेरीफाई कर सके, चेक कर सके, बेसिकली न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सके, तो दीज पीपल आर इंक्लूडेड इन ब्लू हैट हैकर्स, राइट। लास्ट बात करें ग्रीन हैट हैकर्स की, तो ग्रीन न्यूबीज होते हैं। न्यूबीज मतलब जो अभी अभी हैकिंग करना सीख रहे हैं, उनको हम ग्रीन हैट हैकर्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, ब्लैक हैट हैकर्स जिन्हें हम क्रैकर्स भी कहते हैं, जो अनऑथराइज्ड वे में दे आर द वन हु आर क्रिमिनल्स एंड हु ब्रेक इनटू द कंप्यूटर नेटवर्क विद मालिशियस कंटेंट, मतलब जो कंटेंट इन्फेक्ट कर देता है आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप को, उस कंटेंट को आपके कंप्यूटर लैपटॉप में दे पीपल पुट डालते हैं, एक मालवेयर रिलीज करते हैं जो फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, डेटा चुराते हैं। ये सारी बातें अभी हमने की ही हैं, ठीक। आई होप आपको 6 टाइप ऑफ हैकर समझ में आए होंगे। नहीं आए, दोबारा समझना चाहते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, समझो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर्स टू लेआउट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में लेआउट अरेंजमेंट डिफरेंट डिवाइसेस का क्या कहलाता है?
ये कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या कहलाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। आप पढ़ भी रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, वो सब इसी के अंडर आती है, नेटवर्क टोपोलॉजी के अंडर आती है। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली द लेआउट, ये लेआउट अरेंजमेंट है डिफरेंट डिवाइसेस का, कि अगर हम स्टार की फॉर्म में बात करते हैं तो वो स्टार की फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। या अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री की फॉर्म में जो नोड्स होते हैं, जो नेटवर्क होते हैं, वो अरेंज होता है। बस की बात करते हैं तो उसी वे में। रिंग की बात करते हैं तो कैसे अरेंज होता है? ऐसे अरेंज होता है, ठीक है। तो रिंग फॉर्म में कनेक्टेड होता है, तो इस फॉर्म में जो है नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। तो देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी जैसे हमने बताया एक फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट है नोड्स का, कनेक्शंस का एक नेटवर्क में, ठीक है। नोड्स की बात करें, ये डिवाइसेस इंक्लूड करता है, नोड्स मींस डिवाइसेस, जैसे कि स्विचेस, राउटर, सॉफ्टवेयर विद स्विचेस एंड राउटर फीचर्स। जो स्विचेस राउटर होते हैं ये कनेक्ट के तौर पे यूज होते हैं और इन्हें नोड कहा जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, राइट। अब ट्रांसमिशन मोड भी एक ऑप्शन था। ट्रांसमिशन मोड का क्या मतलब है? ट्रांसफर करना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। क्या? डेटा को ट्रांसफर करना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, दिस इज ट्रांसमिशन मोड। ओपन एंड क्लोज मोड भी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम भी है। ओपन दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल, जो हर कोई जिसको एक्सेस कर सकता है वो ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज जिसको रिस्ट्रिक्टेड पीपल या कोई कुछ लोग ही एक्सेस कर पाए, ठीक है। ओपन मतलब उसका डॉक्यूमेंट, उसका सॉफ्टवेयर हर किसी के लिए ओपन है, ठीक है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है राइट नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट से पहले अभी मैंने आपको बस, ट्री, मैश, रिंग, स्टार सबके बारे में बताया था। तो ये टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं जो इंक्लूड करती हैं बस, रिंग, ट्री, स्टार, मैश, हाइब्रिड, ठीक है। कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं? स्विचेस, राउटर्स, जिसे हम नोड कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नहीं है तो अगेन कमेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश मीन्स सेंडिंग डाटा और फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई डेटा या कोई फाइल इंटरनेट को देते हो तो वो क्या करते हो आप? वो आप अपलोड करते हो। अब एक डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे होता है, ठीक है। पहली बात तो करेक्ट आंसर है अपलोडिंग। एक डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे होता है? आप इंटरनेट पे जाते हो, लेट्स से आपको किसी को फाइल मेल करनी है, तो आप कैसे मेल करते हो? आप अटैच करते हो, ठीक है। कहाँ अटैच करते हो? मेल बॉक्स जो कंपोज, जैसे मान लो ये मेल बॉक्स है, यहाँ पे कंपोज दिखाता है, कंपोज क्लिक करते हो एक बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे एक छोटा सा अटैच का आइकन होता है, आप उसको क्लिक करते हो, फाइल सेलेक्ट करते हो और वो अपलोड हो जाती है, राइट। तो वो क्या है? वो है आप डेटा को सेंड कर रहे हो, ठीक है। कहाँ से? अपने कंप्यूटर से नेट पे, ठीक है, इंटरनेट पे। तो दैट इज अपलोडिंग। डिलीटिंग, जब आप किसी फाइल को डिलीट कर दो, वो सिस्टम में ही हो सकती है, या फिर आप इंटरनेट पे भी, लेट से आपने ड्राइव में कुछ चीज़ें डाली है, वहाँ पे भी आप डिलीट कर सकते हो। डाउनलोडिंग और एक्सेसिंग, देखो एक्सेस करना मतलब रीच आउट करना, ठीक है, एक्सेस करना अप्रोच करना। और डाउनलोडिंग क्या होती है? डाउनलोडिंग बेसिकली फाइल का ट्रांसमिशन होता है, कहाँ से? नेट से आपके कंप्यूटर पे। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल या डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर over a internet, over a network, right, usually from larger server to a user device, ठीक है। जैसे आपको मान लो कोई फाइल अपलोडेड है, अपने कोई पीडीएफ, जैसे आप डाउनलोड करते हो, बहुत सारी पीडीएफ्स आपको फ्री मिलती हैं प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे, तो आप क्या करते हो? वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप क्लिक करते हो और वो क्या होती है? फाइल नेट पे से, यानी कि उस वेबसाइट से, उस ऐप से आपके सिस्टम में, आपके या तो कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपके फ़ोन में आ जाती है, ठीक है। तो दैट इज डाउनलोडिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनी डिन कनेक्टर यूज्ड टू कनेक्ट अ कीबोर्ड एंड अ माउस टू अ पीसी कंपैटिबल कंप्यूटर। पीसी कंपैटिबल क्या होता है? पीसी इज पर्सनल कंप्यूटर, जो आपके पास मॉनिटर्स होते थे पहले, ठीक है, उसके अलावा सीपीयू होता था, कीबोर्ड होता था, दैट इज अ मॉनिटर,
मॉनिटर के साथ हम CPU रखते थे इतना बड़ा सा, ठीक है। कीबोर्ड यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं बहुत लोग, टाइपिंग की प्रैक्टिस इसी पे करते हैं, है ना। माउस हम आज भी यूज़ करते हैं, पहले भी यूज़ होता था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कौन सा, एक तो ये PC कंपैटिबल कंप्यूटर ऐसे हो गए, इस वे में वो बात कर रहा है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक मिनी डिन कनेक्टर है, कनेक्टर की तरह कौन सा एक यूज़ होता है मिनी डिन कनेक्टर की तरह, ताकि वो कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सके, किसके साथ, PC कंपैटिबल कंप्यूटर्स के साथ। तो दैट इज़ PS पोर्ट 2। ये दोनों के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड के साथ भी और माउस के साथ भी। देखो ये तो हो गया हमारा USB, जो आप सबको पता ही है, आपके फ़ोन में भी आजकल जो चार्जर्स हैं वो इसी के थ्रू वर्क करते हैं, USB केबल के थ्रू, राइट। अब PS2 क्या है, एक ग्रीन है, एक पर्पल काइंड कलर है। तो एक कीबोर्ड में यूज़ होता है, एक कीबोर्ड में हम कनेक्ट करते हैं। इसमें बेसिकली 6 पिन होती हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो दीज आर 6 पिन्स, ठीक है। ये 6 पिन है और इसमें भी इसी तरह 6 पिन्स हैं, ठीक है। तो ये 6 पिन कनेक्टर होता है, ठीक, एक कीबोर्ड के साथ यूज़ होता है और एक माउस के साथ। जैसा कि ये है, ये कीबोर्ड के साथ है और ये माउस के साथ कनेक्ट होता है। दैट इज़ PS2 पोर्ट इज़ अ 6 पिन मिनी डिन कनेक्टर, जो कनेक्ट करता है कीबोर्ड और माउस को, जब हम बात करते हैं PC कंपैटिबल सिस्टम की, राइट। समझ में आया। इमेजेस मैंने इसलिए डाली है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको याद हो जाए, ठीक। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम EEPROM के नाम से जानते हैं, रिटेन इट्स कंटेंट अंटिल इट इज एक्सपोज टू व्हाट। वो पूछ रहा है कि जो EEPROM होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, वो अपना कंटेंट कब तक रखता है। वो अपना कंटेंट तब तक रखता है जब वो अल्ट्रा वायलेट रेस से, अल्ट्रा वायलेट लाइट से एक्सपोज ना हो जाए। जब तक उस पर अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं पड़ेगी तब तक उसका कंटेंट रिमूव नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, ठीक है। तो जो अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ते ही उसका कंटेंट रिमूव हो जाएगा। अच्छा, एक EEPROM भी होती है जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू रीराइट किया जा सकता है। चलो पूरा देख ही लेते हैं, रैम, रोम, EEPROM सब देखते हैं, ठीक है। देखो मेमोरी जो होती है दो टाइप की होती है बेसिकली। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम, फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम में कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली का मतलब क्या है कि आप कुछ रीराइट नहीं कर सकते, ठीक है, आप सिर्फ रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ लिख नहीं सकते। नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, रैम में कौन सी आती है, SRAM दैट इज स्टैटिक रैम, और DRAM दैट इज डायनेमिक रैम। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी रोम का क्वेश्चन है तो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, रोम में कौन सी होती है, PROM दैट इज प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। P का मतलब यहाँ प्रोग्रामेबल है, रोम आपको पता ही है रीड ओनली मेमोरी, राइट। EEPROM अभी आपने देखा, क्या देखा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM जिसकी बात मैं कर रही थी, EEPROM इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। एक है प्रोग्रामेबल, P से प्रोग्रामेबल, रोम, EEPROM हो गया इरेजेबल प्रोग्राम, जो प्रोग्राम इरेज हो सके, ठीक है, किसके थ्रू, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। एक है डबल EEPROM, डबल E आता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, वो प्रोग्राम भी रीराइट हो सकता है पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। देखो रैम और रोम की बात करें, मैंने बताया ही कि ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है, ये परमानेंट होती है, MBs में होता है और डेटा इतना बड़ा होता है कि GBs में स्टोर होता है, वॉलेटाइल होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉर्मल ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं, और ये बूट सिस्टम ऑपरेशंस, बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस इनिशिएट होते हैं उस टाइम पे वो रोम के अंडर आते हैं। दैट्स वाई इट इज़ रीड ओनली, क्योंकि आप अगर हर बंदा उसको चेंज करता रहा तो नथिंग विल, अगर चेंज करने का एक्सेस भी मिल गया तो लाइक
इनिशिएट होने में लैपटॉप को में काफ़ी गड़बड़ आ सकती है इन दैट वे। तो बहुत सारी चीज़ रोम में रखी जाती है इस वजह से। राइट कर सकता है डेटा फास्टर क्योंकि टेम्परेरी है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है, टेम्परेरी है, ठीक है। राइट करता है स्लो वे में क्योंकि एक तो डेटा जो स्टोर करता है ना वो जीबीज में इतना ज़्यादा होता है कि इट टेक्स टाइम, राइट। अब हम बात करेंगे रोम की। रोम में मैंने 3 चीज़ें बताई थी अभी अभी, पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। पी रोम मैंने बोला प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक चिप होती है बेसिकली जिसे हम प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, और एक ही बार प्रोग्राम होती है, ठीक है। वंस इट इज प्रोग्राम, कंटेंट जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। प्रोग्राम कर दिया, एक बार प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते प्रोग्रामेबल रोम में, पी रोम में, राइट। ई प्रोम की बात करें तो इरेजेबल होता है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ये अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे इस पे डलती है इस पे, तो वैसे ही कंटेंट क्या हो जाते हैं, इरेज होते हैं और दूसरे कंटेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। ये वंस प्रोग्राम नहीं होती। जो पी रोम होती है वो एक ही बार प्रोग्राम होती है और उसको इरेज नहीं कर सकते। ई प्रोम इरेजेबल बोल रहा है, इरेज करना मतलब मिटाना, ठीक है। तो कंटेंट मिट सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट डालोगे कंटेंट मिट जाएगा, आप दोबारा लिख सकते हो। डबल ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब आप कैसे इरेज करोगे, इलेक्ट्रिकली, आप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू बेसिकली इलेक्ट्रिकली उसको इरेज करोगे। अच्छा, इलेक्ट्रिकली इरेज कर दोगे बट आप इसमें रीराइट कर सकते हो। ई प्रोम में आप रीराइट नहीं कर सकते। ई प्रोम में आप डिलीट करोगे, दूसरा कंटेंट रखोगे। अब जो कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप रीराइट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप कोई ऐसे या कुछ लिखते हो, कुछ भी XYZ चीज़ें लिखते हो, आपको उसमें एडिट करना होता है, आप कर सकते हो ना। उसी तरह आप यहाँ पे भी रीराइट कर सकते हो विदाउट हैविंग टू रिमूव इट फ्रॉम दी कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिमूव, डिलीट करने की बजाय आप रीराइट कर सकते हो। ये ऑप्शन ई प्रोम में होता है, ठीक है। यहाँ तक बात रही रोम की, ई प्रोम की, पी रोम की, ठीक है। डबल ई प्रोम सबकी हमने बात की। वही चीज़ मेंशन है, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। डेटा लूज कर दे, डजंट लूज नहीं करता है जब पावर ऑफ हो जाती है। लाइक अगर पर्सनल कंप्यूटर है तो कनेक्ट करके ही हम केबल के थ्रू ही चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो पावर लूज हो जाएगी। तो द मेमोरी, इट इज़ दैट मेमोरी दैट डजंट लूज इज content, its data, right? The data can be erased and the chip reprogrammed by shining an intense ultraviolet ray through window designed into the memory chip. memory chip पे जैसे ही आप अल्ट्रावायलेट लाइट डालोगे इट सेज कि वो रिमूव कर देगा, ठीक है। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ठीक है, समझ आए होंगे। नहीं समझ आए होंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर से नेक्स्ट सेशन आएगा जिसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद प्रैक्टिस मॉक SSC चैनल। थैंक यू।